वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर मदू करने का मकसद, क्योंकि बच्चे जो हैं माशाल्लाह हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं। बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए। बच्चों को जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, सर्दियां जैसी आगाज होता है सर्दियों का। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ वायरल इन्फेक्शन पे बात करें, क्योंकि दुनिया भर में तो वेदर बहुत सुहाना होता है, लेकिन सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ये है कि आलूदगी बहुत ज्यादा है, डस्टी वेदर होता है, तो बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं इस वेदर में। तो क्या इस वेदर की क्या खासियत है, या इसकी जो है वो कहते हैं इस मुनासबत से लोगों को क्या चीजें यूज करनी चाहिए? ये बहुत सारे सवालात हैं, मुझे पता है आप इन सारे सवालात का जवाब जो है वो बहुत आसानी से दे देंगे। जी डॉक्टर साहब। हमारा प्रॉब्लम है दुनिया में अगर देखा जाए तो इस मौसम को हेल्दी सीजन कहते हैं, और फ्यू इयर्स बैक भी हम कहते थे कि ये मौसम हेल्दी मौसम होता था। बट दीज डेज आजकल जैसे कि आलूदगी इतनी ऊपर फैली हुई है ना, आप देखें तो धुआं धुआं है, मिट्टी इतनी हुई हुई है, इसकी वजह से सीवियर किस्म का इन्फेक्शन, एक किस्म का जो है वो वायरल इन्फेक्शन फैल गया है जी, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपको पता है कि बहुत ख़तरनाक मर्ज है, कभी कभी तो हल्के से छोड़ देता है, कभी कभी तो बहुत सीवियरिटी से जो है आईसीयू तक पहुंचा देता है। तो समटाइम्स इट्स गुड टू अवॉइड, ये सारी प्रोटेक्शंस करके हम चीज़ों को बचा सकते हैं, मगर कई दफ़ा बच नहीं सकते। जैसे कि मैं अपनी ज़ाती अपनी बताऊं कि मैं क्लिनिक में बैठ के खुद इन्फेक्टेड हो जाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब आप बाहर निकलो तो मौसम इतना गंदा हो रहा है कि मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ अजीब सा मुझे स्नीजिंग शुरू हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज पूरी आवाम को हो रही है, और उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर लें तो इससे बहुत सारी चीज़ें बच सकते हैं। कोविड ने हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ सिखाई, दो चीज़ें सिखाई। एक तो बार बार सिखाया कि हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश, जो फिर हम भूल गए। दूसरा सिखाया मास्क। जब आप बाहर निकले आपने मास्क का अगर इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर लिया तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से आप दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी लग गई और आपने अगर प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से आप लोगों तक वो इन्फेक्शन नहीं पहुँचाएंगे, जो एंडेमिक एपिडेमिक नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आवाम इन चीज़ों पे आ जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन क्या कहता, मैं जब भी अपनी क्लिनिक में बैठ के किसी को ये वाली बात बोलता हूँ तो सामने से एक आती है, डॉक्टर साहब 6-7 बच्चे हैं घर में, तो हम मास्क कैसे बनाएं? बच्चे तो पहनना ही नहीं चाहते हैं, हाथ हैंड वॉश भी बच्चे नहीं करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन मतलब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा दूर रहो, वो भी बच्चे नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम उसको डील करने में थोड़ा सा हम फेल हो जाते हैं। काउंसलिंग तो ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं, मगर काउंसलिंग फेल हो जाती है, इसको कहते हैं काउंसलिंग फेल। और फिर साथ में अगर हम प्रॉपर तरीके से चीज़ें गाइड कर भी देते हैं तो कंप्लाइंस पुअर। एक तो काउंसलिंग फेल हो गई, और जब लिख के दिया उस पेशेंट ने या अम्मा ने या अब्बा ने या घर में लोगों ने नहीं किया, तो ऑफ कोर्स वो कंप्लाइंस भी पुअर हो गए। तो चीज़ें इस तरह फैल जाती हैं। दूसरा, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि ड्रॉबैक है। दुनिया में अगर आप देखें, वेस्टर्न में या कहीं भी एजुकेटेड मुल्क में हम भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अगर कोई बीमारी फैलती है, फ्लू फैल गया या कोई भी फ्लू, एक सादा सा फ्लू इन्फ्लुएंजा भी फैल गया, तो सिंपल एक चीज़ की जाती है, वो है स्टे एट होम, रेस्ट। बिल्कुल, डोंट गेट आउट ऑफ योर रूम, रूम से बाहर नहीं निकलना। यहाँ पे तो ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अगर स्कूल में जो नहीं भेजा तो एक प्रॉब्लम जी, एग्जाम नहीं बैठे तो प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सारे स्कूल में प्रॉब्लम है। फिर ऑफिस में कोई सिक लीव की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद अब थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है, बट ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे तो कहते हैं नजला खांसी है, क्या हो गया, आपको आना जरूरी है, मस्ट है, आपने ऑफिस भी आना है। अब वो छींक रहे हैं, खांसी कर रहे हैं। आप देखें कि जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, ऑफिसेज हैं या मजहब की जगह है,
चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, हिंदुओं के टेम्पल्स हो, आप देखें तो वहाँ पे कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप वहीं से तो इन्फेक्शन आप गैदर करके घर लाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये पता नहीं कैसे हो गया। और एक बंदा कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है? अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो इसके समझ रहे कि 1 मीटर मतलब 4 मीटर मतलब एक हर मीटर राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट की तरफ इस सबको इन्फेक्टेड कर सकता है। ये इन्फेक्शन है, कॉन्टेजियस इन्फेक्शन होते हैं। जब जैसे जैसे कॉन्टेजियस होंगे वो इन्फेक्शन फैलता जाएगा। जो जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन फैलाया है वो इन्फेक्शन घर लेके जाएंगे, वो और मजीद इन्फेक्शन करेंगे। तो इन्फेक्शन तो इसी तरह फैलता है। बिल्कुल। और कई दफा इन्फेक्शन एक विजिबल इन्फेक्शन होता है, एक नॉन विजिबल इन्फेक्शन होता है। फर्ज करो कि एक इन्फेक्शन ये है कि आपने घर में कोई बीमार आदमी घर पे आया और एक ड्राइंग रूम में बैठा और 2-3 घंटे गुजारे और चला गया। अब आपका घर के बच्चा जो है वो उस जगह पे 4 घंटे के अंदर अंदर आ गया, तो अब ऑफ कोर्स वो बच्चा जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब जब हम उनको हिस्ट्री लेते हैं तो उनको कहते नहीं हमारा तो बच्चा बाहर गया ही नहीं, सिर्फ स्कूल गया था, स्कूल से वापस आया है, घर में तो कोई इन्फेक्शन किसी को भी नहीं है। लेकिन वो जो मेहमान आया था वो 4 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन करके गया और 4 घंटे तक वो प्लेस जो है वो इन्फेक्टेड रहेगी। बिल्कुल। तो इन्फेक्शन इस तरह फैलता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये इस वेदर में सबसे ज्यादा उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे सांस के मरीज होते हैं, अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए किस तरह से जो अपनी रूटीन का वो ख्याल रखें, किस तरह से बचें, क्योंकि जो उनको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, उठने के बाद भी प्रॉपर सांस नहीं आ पा रहा होता, तो इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें सबसे खास बात होती है, देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें इस पर मिक्सड है। कुछ दफ़ा एक मिसकंसेप्शन हर आदमी एक लेबल कर देता है अस्थमा। अब एक ज़माने पहले तो अस्थमा को कोई लेबल करना नहीं चाहता था जी। अब तो अस्थमा को लोग इस तरह लेबल करते हैं कि बस हर बच्चा अस्थमा है, तो इसको लेबल करना बहुत मुश्किल है। अस्थमा को अगर दमा किसी को है तो उसके लिए एक डेफिनेशन है, उसके साथ एक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, PND है, पोस्ट नेजल ड्रिप है, साइनसाइटिस है, ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिल रही होती हैं या मुख्तलिफ चीज़ों की सिम्टम्स पैदा कर रही होती हैं। कई दफ़ा लोग अस्थमा को बार बार लेबल करते हैं कि मेरे बच्चे को अस्थमा है, मेरे बच्चे को अस्थमा हो गया है, किसी डॉक्टर ने कहा कि अस्थमा है, और अस्थमा कभी भी नहीं होता उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाइटिस होता है जो ऊपर की तरफ से नज़ला गिर रहा होता है। अस्थमा को लेबल करने के लिए एक तो 2 साल की उम्र चाहिए। ठीक है। परसिस्टेंटली दिन के एपिसोड्स, दमे के अटैक्स, रात के एपिसोड्स, हफ्ते में कितने दफा हो रहे हैं, कितने दफा दिन में हो रहे हैं, कितने दफा रात में हो रहे हैं, महीने में कितने दफा हुए, साल में कितने दफा हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन को स्टैम्प करने के लिए कि ये अस्थमा है। अदरवाइज ये सिर्फ एक फ्लू है या ब्रोंकाइटिस है, या वो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकोलाइटिस में शिफ्ट हो गया, या फिर वो पोस्टनेजल ड्रिप है, यानी नजला हल्क में गिर रहा है, जिसकी मेन वजह जो है साइनसाइटिस होता है। और इसकी मेन बचने की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यून पावर है। बच्चा या अडल्ट जो भी है, इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी इतना आपका बच्चा या आप खुद उस चीज को उसके खिलाफ फाइट कर सकेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एंटी एलर्जी जो हम बच्चों को सिरप वगैरह देते हैं वो साइनसाइटिस में कारआमद होते हैं? देखिए उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, मेडिसिन को बिला वजह यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपको एक रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे हैं और आपको लगता है कि एलर्जीज हैं आपके अंदर, तो आप एक कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराएं, उसमें एजिनोफिल्स होते हैं, वो एजिनोफिल्स देखें कि एजिनोफिल्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, मोनोसाइट्स बढ़े हुए नहीं बढ़े हुए, हीमोग्लोबिन लेवल नीचे तो नहीं चला गया, MCV लेवल जो है मीन कार्पोजल वैल्यू जो है वो नीचे तो नहीं चली गई, जिसमें B6 B12 की कमी होती है वो तो नीचे नहीं चला गया। फिर आपको देखना IG लेवल्स, एलर्जी के फैक्टर्स, IG लेवल एलर्जी के फैक्टर्स है, एलर्जी फैक्टर्स अगर बढ़े हुए हैं, या तीसरा टेस्ट होता है विटामिन D लेवल, अगर विटामिन D लेवल भी कम हो गया है तो बार बार आपका एलर्जी फैक्टर, आपको एलर्जी जो है लगती रहेगी। ठीक है। तो आपके कितने चीजें हो गई, आपने हीमोग्लोबिन देखना है, MCV देखना है, एजिनोफिल्स देखना है, ESR देखना है, विटामिन D लेवल देखना है, वो कम तो नहीं हो गया, एलर्जी फैक्टर देखना है, फिर आपने देखना है वॉर्म्स तो आपके पेट में नहीं हो गए जो आपकी ग़िज़ाओं को खा जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और बार बार आप बीमार होते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें हैं जिसकी आपको टेक केयर करना है और उसको बार बार चेक भी करना है। हर साल एक दफ़ा ये टेस्ट करवा के ज़रूर देखें कि ये
आपके बॉडी में से कम तो नहीं हो गए। ओके तो डॉक्टर साहब वॉर्म्स, ये जो पिन वॉर्म्स होते हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब किस्में होती हैं, इकसाम होती हैं, ये कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं? हम लोग तो इनको नॉर्मली बस समझते हैं कि हमारे बच्चों को वॉर्म्स हो रहे हैं, चलो भाई ठीक है, हमने कोई मेडिकल स्टोर से कोई किसी ने भी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्ट की थी, हमने वो दवाई लेके पिला दी बच्चों को। लेकिन ये कितने टाइम में देनी चाहिए और कौन सी देनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी मैंने सुना है, कुछ डॉक्टर्स को कहते हुए भी सुना है, कोई मेरे फैमिली में भी बोलते हैं कि ज्यादा जो है अगर आपने वॉर्म की दवाई अपने बच्चों को पिलाई ऐसे रूटीन वाइज भी, तो ये लिवर पे इफेक्ट करती है, ऐसा कुछ होता है? लेकिन डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा नहीं पिलानी होती। ये दवाएं मिसयूज़ करने की नहीं है, तो आप हमेशा रिकमेंड करवाते हैं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसका एक मुहिम चलाती है हर 6 महीने बाद कि मेबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल जो है आपको हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपने, अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो 5 ml लेना है, 2 साल से ऊपर बच्चा है तो आपने 10 ml लेना है। ठीक है। तो ये एक होती है और रिपीट डोज एक करनी होती है 15 डेज के बाद। तो बस ये देनी है और आपने ये देखना है कि वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो हैं उससे उसको मारता नहीं है, बेसिकली उसको बेहोश कर देता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बॉडी में से निकाल बाहर करता है। ठीक है। और ये जो हम अक्सर जिक्र करते हैं वॉर्म्स का, तो आप ये कहते हैं कि वो वॉर्म एक बच्चे को होते हैं तो उससे माँ में भी चले जाते हैं, फिर पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाती है उससे? ये देखें, एक ये फीकल ओरल रूट से ट्रेवल करता है, ठीक है। स्पेशली ये माँ को होता है या बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे होते हैं उससे होता है। नाखूनों में अंडे जब चले जाते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक अंडे होते हैं, वो जब आपके मुंह में जाते हैं सही तरह प्रॉपर, मैंने कहा कि हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश अगर आप प्रॉपर नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स वो आपके पेट में चले जाते हैं। या आप वो रॉ फूड खा लेते हैं जो सही तरह धुलावा ना हो, स्पेशली गोश्त, ऐसा गोश्त या ऐसे फ्रूट जो आप काट के नहीं खा रहे हैं, उसमें आपको पता नहीं है कि उसमें वॉर्म्स हैं कि नहीं है। फिर माओ के पेट में या नाखूनों में फीकल ओरल रूट से घूम रहे होते हैं, वहीं आके बात ठहर जाती है कि नाखून कितने बड़े हुए हैं उनके। नाखूनों को प्रॉपर तरीके से वॉश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खाना पकाते वक्त, खाना खिलाते वक्त प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना होता है, तब आपकी फैमिली ऑफ कोर्स उन चीज़ों से बच जाती है। दूसरा, जब पिन वॉर्म्स डायग्नोस होते हैं तो पूरी फैमिली डीवॉर्म होना जरूरी है। ठीक है। जब तक पूरी फैमिली डीवॉर्म नहीं होगी, एक डोज और फिर एक रिपीट डोज 15 डे पे, अगर वो नहीं होगी तो आपका कभी भी वॉर्म्स खत्म नहीं हो सकते घर में। ऑफ कोर्स वॉर्म्स की कहानी है कि वो पेट में कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा ट्रैवल कर रहे होते हैं और चीज़ें इसके अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो टेप वॉर्म जो है, जो लंबे वाले वॉर्म्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर B12 खा जाते हैं, और जो पिन वॉर्म्स होते हैं वो आपका हीमोग्लोबिन लेवल खा जाते हैं। तो जब आपकी ये चीज़ें खा जाएंगे तो मैंने आपका कहा कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त गिरेगी, कुव्वत मुदाफ़त गिरेगी तो आप खुद ब खुद बार बार रिपीटेडली बीमार होंगे या एलर्जी फैक्टर्स आपके ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल, तो रूट कॉज तो वॉर्म्स हैं, आपने वो खत्म करना है सबसे पहले। बिल्कुल, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं बच्चों को कोई शिकायत नहीं होती, उनके डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, कोई वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? किस तरह से माँ बाप पहचाने कि बच्चा जो है हमारे उसके पेट में कीड़े हैं? देखिए, एक तो डार्क सर्कल्स तो ऑफकोर्स इसकी नुमाइंदगी नहीं करता, बगैर आपका बच्चा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है। सेकेंडली, आपका बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, एनारोक्सिक हो जाता है, बच्चा अजीब सा बिहेव करना शुरू करेगा, चिड़चिड़ापन, बार बार बीमार होना, इम्यूनिटी कम हो गई, थका थका रहना। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हो जाती हैं कि ये वॉर्म के इन्फेक्शन होंगे या फिर आपकी अंदर से आपके लेवल्स ऑफ विटामिन्स या फिर ऐसी बहुत सारी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं कम हो गए। बिल्कुल, ये तो हमने वॉर्म्स की बात की। डॉक्टर साहब, मैं फ्लू शॉट्स जो होते हैं, जो कि जिनको बार बार नज़ला हो रहा होता है, वो फ्लू शॉट्स लगवाते हैं। कुछ लोग जो है वो इजीली इसको लगवा लेते हैं कि चल भाई फ्लू हो रहा है बार बार, इससे आप एक तरफ से जान छुड़ाएं। कुछ लोग जो है वो बड़े दिमाग में सोच रहे होते हैं कि नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं लगवाने चाहिए। तो दोनों ही सूरत हाल में जरा मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी डालिए कि लगवाने चाहिए फ्लू शॉट्स या नहीं लगवाने चाहिए। देखिए, अगर दुनिया में तहकीक हुई है और साइंस आपको पता आजकल बहुत ऊपर है और बहुत आगे तक है, तो ऑफ कोर्स कोविड भी हमने सिर्फ वैक्सीन से ही काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन स्टिल अभी भी कोविड है। तो आपको फ्लू शॉट्स लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे आपने पोलियो का वैक्सीन लेते हैं, BCG का वैक्सीन लेते हैं, हमने ट्यूबरक्लोसिस 70% 80% ख़त्म की, स्मॉल पॉक्स ख़त्म किए, चिकन पॉक्स काफ़ी हद तक कंट्रोल किए, मीजल्स कंट्रोल किए। एक ज़माने में मीजल्स से बच्चे, बेशुमार बच्चे मर जाते थे, बहुत कंट्रोल किया।
फिर हमने टाइफॉइड कंट्रोल किया, हेपेटाइटिस ए को कंट्रोल किया, हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वैक्सीन से ही कंट्रोल की हैं। बिल्कुल। कुछ तो ऐसी बीमारियां थी जो वर्ल्ड से ख़त्म ही हो गई सिर्फ ड्यू टू बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स। इसी तरह जो ये वाली वैक्सीन्स है, फ्लू शॉट्स भी, वो यही है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती हैं, के खिलाफ लड़ती हैं उस वैक्सीन, उस वायरस के खिलाफ। मगर दूसरी एक तहकीक भी ये है कि आप ऐसे फ्लू, ये वाले जो नॉर्मल फ्लूज होते हैं, वो आपकी बॉडी में ज़रूर लें और इससे खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएं। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे जो फ्लू होती है वो साल में 10 दफ़ा हो सकती है और बच्चे बार बार बीमार होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो शायद शादिर और नादिर शायद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बीमार होते हैं, क्योंकि आपने वो वायरसेस अंदर लिए हुए होते हैं। तो वायरसेस अंदर लेना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो हर चीज़ में बचाना ज़रूरी नहीं है, मगर कई दफ़ा हम रिकमेंड उन बच्चों को ज़रूर करते हैं कि जो बच्चे बहुत रिपीटेडली बीमार हो रहे होते हैं तो उनको फ्लू शॉट लगाना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तरीकेकार क्या होता है डॉक्टर साहब? पहली दफ़ा अगर ज़िंदगी में लगाया जा रहा है किसी को भी, अडल्ट हो, बच्चा हो, न्यूबॉर्न हो, न्यूबॉर्न मतलब 6 महीने से ऊपर, 9 महीने से ऊपर बच्चा हो, तो पहली दफ़ा लगाना है तो 1 दफ़ा लगा स्टार्ट डोज, फिर 1 महीने बाद दोबारा लगाना है पहली दफ़ा, ठीक है। सेकेंड ईयर से हर साल 1, फिर वो पर्टिकुलरली हर साल लगाना ज़रूरी है। और इतना कोई महंगा वैक्सीन नहीं है कि आप इसके लिए कहे कि बहुत महंगा वैक्सीन है। इसकी कॉस्ट कुछ 600-700-800 रुपये, कुछ ज़्यादा वैक्सीन की कॉस्ट नहीं। तो मेरा मशवरा है कि हमेशा इस चीज़ को अवेल करना चाहिए। तो साइंस की तहकीक को हमेशा आगे बढ़कर उसके साथ शामिल होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक फ्लू के लिए और ऐसी एलर्जी से दूर रखने के लिए आप एक बड़ा ज़बरदस्त कहवा बताते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। जब बहुत ज़्यादा आपके इन्फेक्शंस फैल रहे हों, वायरसेस हों, तो आपको एक एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम दवाइयाँ काम नहीं करती। बिल्कुल। और दवाइयाँ क्यों नहीं काम करती? क्योंकि दवाइयों का रोल ही नहीं है उसमें। वो एक फ्लू है, फ्लू की तरह काम करेगा। तो उसमें मैं कहता हूँ कि इस मौसम में डेली बेसिस पे बच्चों को डेली बेसिस पे कहवा पिलाएं। एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैंने बहुत पुराने ज़माने में सीखा था और वो बहुत कारआमद है, स्टिल मैं उसको यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे। उसमें अदरक का पानी लेना होता है, अदरक को अच्छी तरह बॉईल करें, उसमें एक पिंच अजवाइन मिलाएं, हल्दी मिलाएं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जीज की तरह काम करती हैं। दूसरा, कुछ सिरप्स में आईवी लीफ, ल्यूकोराइस और थाइम होता है, वो यूज़ करें। उसके 1 चम्मच उसका मिला दें, ठीक है, 1 चम्मच शहद का मिलाएं और वो पानी रोज़ाना बेस पे 2 दफ़ा 3 दफ़ा छोटे छोटे कप्स डेली बेसिस पे पूरे घर में ये पीने चाहिए। इस सीज़न में आपको मैं कहता हूँ कि 50 to 60% आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और मेरे ख्याल से आप बहुत सारे डॉक्टर्स की लाइन में बैठने से बच जाएंगे, दवाइयों से भी बच जाएंगे। ऑफ कोर्स दवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सीज़न में दवाइयाँ एज सच काम नहीं करती और काम यही चीज़ें करती हैं, जैसे स्टीम है, कहवा है। दूसरा मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया, वो है वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली होता है। अब जैसे कि मौसम ख़राब होता है, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है, तो 2400 घंटे हर 2-3 घंटे से आपने वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो उठा के नाक के अंदर तक लगानी है, ऊपर नहीं, नाक के अंदर, वो आप यूज़ करें। आपको वैसे सफोकेशन 50 to 60% बेहतर हो जाएगी और उसके बाद मास्क यूज़ करें। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो इन्फेक्शंस हैं वो 50-60% अगर आप बच गए तो आपको 40% की डरने की जरूरत नहीं। ओके, जबरदस्त। मतलब इतनी छोटी सी चीज है लेकिन उसके फायदे बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमेशा जो ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो चेस्ट के कम होते हैं, राइनाइटिस के ज़्यादा होते हैं, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, फिर फेरेंजाइटिस, फिर पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। तो हमेशा मैं सबको मशवरा देता हूँ कि हमेशा साइनसेस को क्लीन करना चाहिए। एक तो साइनसेस को क्लीन करने का रास्ता ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टीम। भाप तो अपने बेसिन के साथ में मशीन को रख लें, उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दें और डेली बेसिस पे बार बार स्टीम लें, कंटिन्यूस स्टीम लिया करें। हर 2-4 घंटे में उठाया, भाई आपने अच्छी तरह स्टीम ली, आपने खींच के साइनसेस में दी और आपने गले में भी स्टीम को प्रॉपर तरीके से उतार ली।
वो आपने दिन में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा कर लें, आपकी चीज़ें, एक तो स्टीम से एक ख़ास बात ये होती है वायरसेस किल होते हैं और एक इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। दूसरा एक नेटी पॉट आता है, उससे साइनसेस क्लीन होते हैं, साइनसेस क्लीन करने चाहिए। ठीक है। दूसरा एक जदीद, वही साइंस वाली बात, जदीद तरीका इख्तियार जो किया है वो है साइंस ने बड़ा अच्छा मशीन बनाया है जो साइनसेस को क्लीन करता है। जब साइनसेस को क्लीन करेंगे तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप नहीं होगी और आपके सारे जो इन्फेक्शन भी जो है वो क्लीन हो जाएंगे। तो इसके लिए एक मशीन है, ये एक मशीन मैं खुद ज़ाती तौर पे यूज़ करता हूँ। ओके। वो मशीन ये है कि इस मशीन में ख़ास बात ये है कि इसमें आपको पानी भरना होता है। ठीक है। इसमें सॉल्ट की एक डाई होती है, सॉल्ट की डाई डालनी है। ठीक है। पानी हमेशा वार्म वाटर, साफ पानी लेके आपको गर्म करना है। कभी भी नल का पानी ऐड ना करें क्योंकि ये नेज़ल में, इनफैक्ट नेज़ल में जाएगा एक पानी, तो हमेशा साफ पानी होना चाहिए, उसको भी आपको गर्म करना है। ठीक है। नल वाला पानी इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि उसमें आज आपको पता है एक खतरनाक इन्फेक्शन जो है निग्रेलिया, वो भी कभी कभी ट्रैवल कर जाता है। तो हमेशा वो वाला पानी यूज़ करें जो गर्म पानी हो, साफ गर्म पानी, तो उसमें आपको यूज़ करना है। इस नॉस्ट्रल्स को आपको यहाँ लगाना है। ओके। ये मशीन जो है इसका काम ये है कि ये एक तरफ से पानी ऊपर ले जाता है यहाँ से और दूसरी तरफ से यहाँ से निकालता है और ये यहाँ आके डक में जमा हो जाता है। इस उसमें नेटी पॉट जो होते हैं वो भी इसी तरह का प्याला होता है, मगर जब आप यहाँ से पानी डालते हैं तो यहाँ से खुद ब खुद ये निकलता है। ठीक है। तो इससे साइनसेस क्लीन होते हैं। बच्चों में भी यही होता है कि आप सिरिंजेस से, आपने यहाँ से बंद किया और सिरिंज से आपने पानी थोड़ा सा डाला, बच्चे को सीधा बिठा के, और यहाँ से जब आप डालेंगे तो खुद ब खुद यहाँ से पानी जो है वो क्लीन होकर आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरे नॉस्ट्रल्स में ऐसे घुमा के पानी डालेंगे तो ये वाले नॉस्ट्रल्स पे पानी जाएगा और यहाँ से पानी आके और इस यहाँ आके जमा हो जाएगा। ओके। तो आपके साइनसेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक दफ़ा साइनसेस को क्लीन करना इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि साइनसेस में जो गर्द व गुबार जमा होता है या जो इन्फेक्शन जमा होते हैं, इससे आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये दूसरा जो है, ये जो आपके पास रखा है, इसके बारे में बताइएगा, ये क्या है? दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पहले प्रोग्राम के शुरू में एक बात की, दमा, अस्थमा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो दमा नहीं होता, 20-30% आवाम को ही दमा होता है, मगर हमारे यहाँ 70-80% लोग हर चीज़ को दमा बोलते हैं, हर इन्फेक्शन को दमा बोलते हैं, जिस पे भी वीजिंग। बहरहाल ये हर चीज़ में यूज़ नहीं करना होता, ये सिर्फ और सिर्फ दमे के इसमें यूज़ करना होता है। ठीक है। अटैक्स बढ़ रहे हों और जब भी दमा लेबल हो जाए और दमे के अटैक्स हों तब आपको यूज़ करना है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इनहेलर्स यूज़ करें। तो इनहेलर्स अलग अलग किस्म के होते हैं, एक रिलीवर होता है, कंट्रोलर होता है। एक रिलीवर और कंट्रोलर दोनों साथ होते हैं, ये रिलीवर और कंट्रोलर साथ है। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके फौरन दमे को, अटैक को बेहतर कर देता है। ठीक है। क्योंकि इसकी मेडिसिन इज वेरी पावरफुल। डोज ऑफ कोर्स डॉक्टर बताएगा, आपको खुद पर्सनली खुद प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। कुछ डॉक्टर्स आपको जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप इनहेलर्स को डायरेक्ट यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है। कभी भी डायरेक्ट इनहेलर को यूज नहीं करना चाहिए। इनहेलर अगर जब डायरेक्ट यूज होगा तो हमेशा सिर्फ पेट पे जाएगा उसकी दवाई, कभी भी लंग्स में नहीं काम करेगी। आपने देखा होगा बहुत दफा लोग पंप कर रहे हैं, लेकिन वो दवाई या तो ऊपर चिपक जाती है या फिर पेट में चली जाती है, वो काम नहीं करती है। ओके। जब तक ये स्पेसर नहीं होगा और स्पेसर को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाएगा, कभी भी दमा ठीक नहीं हो सकता उसको आप। और इसकी डोजेस जो है सिर्फ 1 पंप या 2 पंप होता है। लोग क्या करते हैं, जब ये डायरेक्ट यूज करते हैं तो 9 दफा 10 दफा यूज कर रहे होते हैं, लेकिन काम नहीं करता। और जैसे ही आपने ये स्पेसर के साथ यूज किया तो खुद ब खुद आपकी मेडिसिन लंग्स में जाएगी 90%, और आपकी इफेक्ट जो है वो 90% होगा। ओके। 90% दवाई भी जाएगी और 90% इफेक्ट भी होगा। वाह। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको बैठना है और इसको पहले इनहेल एक्सेल कराना है, चाहे वो अडल्ट हो, बच्चा हो, बड़ा हो। जब भी आपको यूज करना है, इसको इमरजेंसी के तौर पे यूज नहीं करना है कि आपने बस यूज करना शुरू कर दिया। आपने इत्मीनान से पहले बैठना है, फिर आपने इनहेल एक्सेल करना है, फिर आपने सी बना के इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है और स्प्रे करना है। एक दफ़ा आपने स्प्रे किया, इसके बाद आपने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल एक्सहेल इसी में करना है क्योंकि दवाई इसी में ही है। ठीक है। ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग्स में जाएगी। स्पेसर का ये काम है। फिर आपने प्रॉपर तरीके से इसको कैप लगाना है और इसको अपनी जगह पे रख देना है। कोशिश किया करें कि बॉक्स में हो तो ज़्यादा बेटर है कि इन्फेक्शन कंट्रोल रहे। इसको हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जो है प्रॉपर तरीके से स्टेलाइज कर लें कि इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हैं तो दूर हो जाए। एक स्पेसर दूसरे माउथ में नहीं यूज़ कर सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह न्यूबलाइजर के मार्क्स भी हैं। एक मार्क्स दूसरे बच्चे पे या दूसरे लोगों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अगर न्यूबलाइज घर में हो रहे हैं तो हमेशा हर एक के बॉक्स और नाम लिखा हुआ होना चाहिए। और जब भी आप रीयूज़ करें तो उसको पहले अपने स्टेलाइज करना है, उसके बाद क्लीन करना है, इसके बाद इसको रीयूज़ करना है। डॉक्टर साहब, ये जो इनहेलर का आपने बताया स्पेसर, इसको आप कितने दिनों बाद जो है वो चेंज कर सकते हैं? मतलब जब आपको कितनी मुद्दत होनी चाहिए कि आप इसको अब चेंज कर लें? स्पेसर इज लाइफ लॉन्ग, उसका कोई मसला नहीं है। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल का बना होता है। ठीक है। और साथ में जो है मटेरियल के साथ साथ उसकी सिर्फ मैंने कहा कि स्टेलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेलाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, जबरदस्त। और मैंने तो अभी आज तक यही देखा था, हमारे यहाँ फिल्मों मूवीज में भी यही दिखाते हैं कि बस इस इनहेलर को ऐसे ही जो है आपने लगा लिया। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि कई दफ़ा मैंने मूवी देखी थी, इसमें एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया इनहेलर। 5 दिन बाद वो पेशेंट आके डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर मुझे जो है वो दवाई काम नहीं कर रही, पता नहीं आप लोगों ने कैसी दवाई लिखी है। तो डॉक्टर ने देखा, उसने कहा नहीं दवाई तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मगर तुम्हें इनहेलर्स यूज़ करने के लिए कहा। कह रहा हाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसने कहा कि यूज़ कर रही हो तो ठीक हो जाना चाहिए। कह रहा नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। कह रहा ठीक है। तो कहता है क्या मुझे करके दिखाओ। तो मुझे कहती है वो डॉक्टर को कहती है क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँगी। कह रहा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने इनहेलर को यूज़ करें। ऑफकोर्स उसके पास भी उस वक्त स्पेसर नहीं था, मगर व्हाट शी वाज डूइंग कि वो इनहेलर को यहाँ यूज कर रही थी, परफ्यूम समझ रही थी। तो ऑफ कोर्स टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो टेक्निक बताई है इससे बेहतरीन टेक्निक कहीं नहीं हो सकती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमेशा जब भी इनहेलर को आप यूज करते हैं, भले आपके अटैक 2 महीने बाद हुए, आपको एक्सपायरी जरूर चेक करनी है, इस तरह निकाल के इसको। ठीक है। एक्सपायरी के बगैर इसको यूज नहीं करना होता। ओके, ठीक है। तो एक्सपायरी चेक करना बहुत जरूरी है। फिर ये दोबारा फिट हो जाता है, फिर आप दोबारा इसको पंप कर सकते हैं और फिर आपने यहाँ लगाया। इस स्पेसर से और एक फायदा ये है कि आपकी दवाई जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग यूज हो सकती है। आप बहुत लंबा यूज कर सकते हैं क्योंकि दवाई इज वेरी एक्सपेंसिव। ये स्पेसर्स, ये इनहेलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ओके। तो जब इनहेलर्स को आप मिसयूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और जब आप स्पेसर्स के साथ यूज करते हैं तो बहुत लंबा चलता है और अटैक्स भी बहुत कम होते हैं। फिर डॉक्टर साहब, तो लोग क्यों जो है हमारे यहाँ हर बच्चा बड़े को बोल देते हैं कि तुम्हें तो दमे की शिकायत है, ये मसला है। जैसे कि पहले आपने बताया कि पहले तो इसको बात को ऑन नहीं करते थे कि दमा है, अब तो होता नहीं है और कहते हैं कि भाई इसको दमा है, और 80% आप कह रहे हैं लोगों को नहीं होता है। ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं और मैंने देखा होता है कि इनके पास इतनी मोटी फाइल होती है, इनहेलर्स भी होती हैं और अस्थमा की ड्रग्स भी होती हैं, बट अस्थमा नहीं होता। सिंपल उनको ब्रोंकाइटिस होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ पोस्ट नेजल ड्रिप। मैंने आपको कहा था साइनसाइटिस का बहुत बड़ा ताल्लुक है एलर्जीज से, और एलर्जीज का ताल्लुक है पोस्ट नेजल ड्रिप से, और उसका ताल्लुक है ब्रोंकाइटिस से। ब्रोंकाइटिस की आवाज़ और अस्थमा की आवाज़ बहुत सिमिलर होती है। अब ब्रोंकाइटिस को मैंने कहा कि आपको पूरा पीएनडी देखना है, पोस्ट नेजल ड्रिप को पोस्ट नेजल साइनसेस एक्सरेज और एलर्जी के फैक्टर्स को चेक करके देखना है, और उसको फिर डिफरेंशिएट करना है कि वो एलर्जीज है या अस्थमा है। बिल्कुल। तो लोगों को यहाँ पर मतलब एजुकेशन की कमी है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स एजुकेशन की कमी है, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता समझाने का, बस वो उसकी हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री भी थोड़ी सी लेते हैं और उसके बाद फौरन जो है। लेकिन एक और बात बताओ कहकशां, लोगों को एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो लाइन से शिकायत कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो जिस मुद्दे पे आए होते हैं वो मुद्दा भूल जाते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर एक कंप्लेंट के साथ आए तो एक कंप्लेंट रिजॉल्व कराएं। अगर किसी ने कहा कि इसको ये भी प्रॉब्लम है, पेट की भी प्रॉब्लम है, याददाश्त भी ठीक नहीं है, वजन भी नहीं बढ़ रहा, हाइट भी नहीं बढ़ रही, तो एक डॉक्टर के पेपर पे खिचड़ी बन जाती है। बिल्कुल। प्रॉपर ये है कि अगर आप जिस वक्त जिस सोल्यूशन के लिए आए हैं उस सोल्यूशन प्रॉपर उसको बताएं तो मिक्स नहीं होती चीजें।
तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब सर्दियां हैं, सर्दियों में जो है वो फ्रूट्स आते हैं, और सर्दियों में बहुत सी हमारी बहनें जो है वो बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहती है लेकिन नहीं रख पाती है, उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या ग़िज़ाएं खिलानी चाहिए। तो क्या क्या ग़िज़ाएं मुफीद हैं बच्चों के लिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए सर्दियों के हवाले से? देखिए, एक तो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि अगर नट्स से एलर्जी नहीं है तो नट्स बहुत ज़्यादा खिलाएं। दूसरा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। बहुत उम्दा किस्म के कैरेट्स आए हुए हैं, उम्दा किस्म का बीटरूट आया हुआ है, वो आपके वैसे ही ऑक्सीजनेशन बढ़ा देता है। इस सीजन में ऑक्सीजनेशन की बहुत कमी हो जाती है क्योंकि आलूदगी इतनी फैली हुई है, तो आपको ऑक्सीजनेशन प्लांट रूट्स में पलते हैं, उनको ऑक्सीजनेशन बहुत चाहिए, उसमें बहुत ऑक्सीजनेशन होती है। तो ऑक्सीजन वाला जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो एप्पल में आपने पता है कि एप्पल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि केला ना खाएं। मैं कहता हूँ केला ज़्यादा खाना चाहिए, केले में मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। मतलब जिस बच्चे को नज़ला है उसको आप केला खिला सकते हैं? ये एक मिथ है और मिसपरसेप्शन है कि देखें एलर्जीज हो जाती हैं। ठीक है। अगर किसी फ्रूट से किसी भी चीज़ से एलर्जीज हैं तो एलर्जी हो सकती है, ठीक है, मगर हर एक को नहीं। वो तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। एक पीनट का दाना जो है वो भी इंसान को आईसीयू में पहुंचा देता है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट आईसीयू में पहुंचा देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अगर वो चीज़ से एलर्जीज है तो आपको उसको अवॉइड करना है, एलर्जीज नहीं है तो बिल्कुल खिलाएं। इस मौसम में मैं कहता हूं कि योगर्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, लाइव कल्चर्स होते हैं। अब जब जो फ्रेश योगर्ट होती है वो आप जब खिलाते हैं खुद ब खुद आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ती है तो खुद ब खुद आपका बच्चा या आप खुद बीमारियों से बचते हैं। रोज सुबह एक प्याला छोटा सा, रात को एक दही जमा लें, पूरा घर एक आधा किलो दही लेके आधा किलो दही रोज एक पी लें। दूध की जगह दही ज्यादा ले लें। ओके, दूध ना पिए दही ले लें, वो आपके लिए करामद है। दही की जो हाफ लाइफ है वो 8 से 12 घंटे। 8 घंटे 12 घंटे बाद वो दही खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है, वो प्रॉब्लम करती है। अदरवाइज 8 घंटे से पहले पहले जो दही इस्तेमाल होती है वो कभी खराब नहीं होती, वो हमेशा सेहत के लिए अच्छी होती है। कितनी एज के बच्चे को आप दही जो है वो खिला सकते हैं? आप 6 महीने के बाद आराम से खिला सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 2 महीने के बच्चे को बिल्कुल पानी की तरह फेंट के खिला सकते हैं, उस पर कुछ है ही नहीं। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, लाइव कल्चर्स, और क्या अल्लाह ताला देगा, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा कि दूध से अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपके अंदर उस दही में अच्छे वाले बैक्टीरिया, अच्छे वाले वायरसेस, अच्छे वाले फंगस बना दिए। और ऐसे लाइफ कल्चर्स हैं जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आप खुद आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। और मैं यहाँ चाहूंगी कि आप ये बात भी क्लियर कर दें कि वो बाजार में जो डब्बे की मिलती है वो वाली दही नहीं, घर में अगर आप खुद से मतलब जमा रहे हैं वो भी सही है, या फिर जो दूध की दुकान में मिलती है वो भी सही है? दूध की दुकान वाली भी सही है। अगर वो वाली दूध की दुकान वाली जिसपे बहुत फ्रीक्वेंट सेल हो रही है, जहाँ पे आपको पता हो कि बहुत फ्रीक्वेंट सेल है और बहुत जल्दी वो चेंज हो रही है, और वो मीठी हो, और उसका फैक्टर वही मैंने कहा 8 घंटे का। जो एक कॉन्सेप्ट ले लें, जो दूध में मलाई या दही में मलाई नहीं बनती वो दूध या दही नहीं है। तो जो पैकेट टेट्रा पैक्स हैं या जो छोटी जिसमें दही मिलती है वो दही नहीं है, और जो टेट्रा पैक्स हैं उस पर वो दूध नहीं है। जी, तो इन सब चीजों से जरा इज्तनाब करें। मैंने ये सोचा कि मेरी बहनें जो है वो आज सुन के सर की बात और पैकेट वाली दही मंगा के बच्चों को खिला दें तो थोड़ा सा मुज़िर सेहत होती है वो चीजें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें लाइव कल्चर्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। वो एक आर्टिफिशियली बनाई हुई दही नुमा एक फूड है, चीज है, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप कहेंगे चीज जो है, जो चीज पनीर जो है, पनीर जो बाहर मिलती है और आप घर में बनाते हैं उसका आप टेस्ट चेक करें, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो मक्खन आप घर में बनाते हैं और जो बाहर मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो जो घर में बनी हुई चीजें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो बाहर की होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो कभी भी आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, पता ही नहीं चला। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे नाजरीन को? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, मैं हमेशा हर एक को बताता हूँ कि 6 डॉक्टर्स आपकी लाइफ में होने चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, वॉक, एक्सरसाइज, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खुश रहें, किसी की बुराइयां ना करें। जितना आप खुश रहेंगे, लाफ्टर थेरेपी करेंगे और किसी की शाह में नहीं चलेंगे और अपने जंग में लड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद सेहत भी देता है, अकल भी देता है, ज़हनियत भी अच्छी करता है और आपके घर में खुशियां देता है।
बिल्कुल, आपने वेजिटेबल्स का जिक्र किया और वॉक का जिक्र किया, तो मैं चाहती हूँ कि वेजिटेबल्स का बताएं कि वेजिटेबल्स गो ग्रीन जैसे आप हमेशा कहते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो हमें सर्दियों के मौसम में खानी चाहिए, और वॉक का एक स्पेसिफिक अच्छा सा टाइम बता दें, किस टाइम पे वॉक करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वॉक का टाइम है फजर के बाद। अल्लाह ताला ने रखा है फजर के बाद काम शुरू करें, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ें, इसके बाद एक आधे घंटे की वॉक करें, इसके बाद आप पूरा दिन देखें और एक 10-5 आधे घंटे की वॉक करें या 15 मिनट की वॉक करें, 15 मिनट की एक हल्की सी एक्सरसाइज कर लें, हल्की सी। आप देखें पूरा दिन आपका कितना फ्रेश गुजरेगा और कितना आप पावरफुल तरीके से काम कर सकते हैं और कितना आप हंसेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बिल्कुल। वेजिटेबल्स, सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स आए हैं, आप देखें फ्रूट की मार्केट लगी हुई है। अल्लाह ताला ने सर्दियों के मौसम में फ्रूट ही फ्रूट बनाया होता है और खट्टे फ्रूट बनाया होता है, विटामिन सी से भरपूर। जितना विटामिन सी लेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपकी आंखें ग्लो करेंगी, टॉक्सिक लेवल निकल जाएगा बाहर। जितना टॉक्सिक लेवल बाहर निकलेगा आप खुद ब खुद आपकी चीजें जो है ना ग्लो करेंगी। बिल्कुल। कैरेट्स बहुत अच्छा है। मैं सब्जियां आप देखें तो सब्जियों की ग्रीन सब्जियां आई हैं, तो आप जितनी सब्जियां ग्रीन खाएंगे आपको ऑक्सीजनेशन मिलेगी। आपको मैंने कहा कि रूट्स की जो सब्जियां होती है जो अंदर जमीन के अंदर पलती हैं उसमें ऑक्सीजनेशन सबसे ज्यादा होती है। जितना आप खाएंगे आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन ज्यादा मिलेगी। जितना ऑक्सीजन लेंगे आपकी बॉडी, आप सोचें कितना ह्यूज तरीके से काम भी कर सकेगी, एनर्जेटिक रहेगी, आप बीमार कम होंगे और आप जो है खुश रहेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सर्दियों में हम लोग क्यों इतने ज्यादा सुस्त हो जाते हैं? हालांकि वेदर तो इतना अच्छा होता है कि हम जितना एंजॉय करें कम है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सुस्ती कायली का शिकार होते हैं, क्यों? बेसिकली हमारी जो रूटीन ऑफ लाइफ है ना वो बहुत एक्सेप्शनल है। वो क्या है कि हम बहुत लेट सोते हैं, सुबह उठते हैं। सर्दियों के मौसम में लंबी रातें होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो आपको इसी तरह अल्लाह ताला ने जब बनाया होता है तो आपको लंबी रातें मतलब लंबी नींद जी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे। बिल्कुल, ये क्या खूबसूरत पैगाम डॉक्टर साहब ने दिया है कि लंबी रातें तो ज्यादा सोएं और सुबह जल्दी उठें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जिंदगी रहते फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकर फैसल को इजाजत दीजिए। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफिज।